Hello student of class 12. Today I am going to talk about forces between multiple charges. Friends, before this we have already studied about forces between any two charges, but today we will discuss about forces between multiple charges. ओके तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने इससे पहले किन्हीं दो चार्जेस, किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की बात हमने किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके साथ ही साथ इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें यहाँ से एक रिलेशन फाइंड होता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमने फाइंड किया था जब हमने देखा था कि किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, जिसको हमने फाइंड किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही अगर दो पॉइंट चार्ज ना दे करके ढेर सारे पॉइंट चार्ज दिए हों तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या होगा, हम कैसे इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे एक फिगर जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि यहाँ पे हमने तीन ऐसे पॉइंट चार्ज को लिया है, Q1 Q2 Q3, ओके, और Q1 Q2 Q3, और इनके जो पोजीशन है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। Q1 इसकी पोजीशन को R1 से इंडिकेट किया गया है, Q2 इसकी पोजीशन R2 है, और Q3 इसकी पोजीशन R3 है, ओके। और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे शो हो रही है R12, तो मीन्स Q2 चार्ज पर Q1 के कारण लगने वाली जो ये फोर्स है उसकी जो है पोजीशन के लिए हमने R12 से इंडिकेट किया है। इसी तरह से Q1 पर Q3 चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स है उसे R13 की पोजीशन वेक्टर से शो किया गया है। और इसी तरह से अगर हम Q1 चार्ज की बात करते हैं तो Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है Q2 के कारण वो F12 से इंडिकेट किया गया है। इसी तरह से Q1 पर Q3 फोर्स के कारण लगने वाला जो Q3 चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो F13 से इंडिकेट किया गया है, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं कि the mutual electric force between two charges is given by Coulomb's law. How to calculate the force on a charge where there are not one but several charges around? तो स्टूडेंट्स, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला म्यूचुअल फोर्स होता है उसे हम कूलॉम नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ढेर सारे पॉइंट चार्जेस होते हैं तो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो कंसीडर a system of n stationary charges that is Q1 Q2 Q3 that is Qn, okay, in vacuum. So what is the force on Q1 D2 Q2 Q3 Qn? तो स्टूडेंट्स, यदि मान लेते हैं किसी स्टेशनरी सिस्टम में ढेर सारे पॉइंट चार्ज दिए गए हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 that is Qn, ओके। तो अगर हम इन सभी चार्जेस की बात करते हैं कि मान लीजिए पॉइंट Q1 चार्ज पर Q2 Q3 Q4 के कारण लगने वाला जो फोर्स है उसे हम क्रमशः इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि अगर मान लें Q1 पर Q2 के कारण लगने वाले फोर्स को हम Q2 के कारण लगने वाले फोर्स को F12 से, और Q1 पर Q3 चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्स को F13 से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से और भी फोर्सेस को इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? रिकॉल दैट
forces of mechanics origin at according to the parallelogram law of addition is the same true for forces of electrostatic origin. Okay, so experimentally it is verified that force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. This is termed as principle of superposition. This friends, to better understand the concept, consider a system of three charges. Let three charges Q1, Q2 and Q3. Okay, the force on charge Q1, Q2 and Q3 one. The force on one charge Q1 due to two other charges Q2, Q3 can therefore be obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges. Okay, thus if the force on Q1 due to Q2 and Q3, okay, is denoted by F12 and F13. Okay, then F12 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R12 square into R12 cap. Okay, this is the question number first. स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि किसी सिस्टम में Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं, तो पहले चार्ज Q1 पर Q2 के दूसरे चार्ज Q2 के कारण लगने वाले जो फोर्सेज हैं उन्हें हम एक परफॉर्मिंग वेक्टर एडिशन के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि यदि Q1 पर लगने वाला यदि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स F12 है, तो इसे हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R12
F12 square into R12 vector. Okay, R12 cat. So this is the first equation in which in this equation there is the force between a point charge Q1 and Q2. Okay. Similarly, the force on Q1 due to Q3, which is denoted as F13, and it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 into Q3 upon R13 square into R13 cat. Okay. So this is the second equation. Clear? Friends, now look here, F13 which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q3 upon R13 square into unit vector R13. Okay. So which again is the Coulomb force on Q1 due to Q3 even though other charges Q2 is present. Thus the total force F1 on Q1 due to the two charges Q2 and Q3 is given as F1, which is equal to F12 plus F13 we had. Okay. So everyone, look here. Which again is the Coulomb's force on Q1 due to Q3 and Q2. Okay. Thus, the total force F1 on Q1 due to the two charges Q2 and Q3 given as F1 is equal to F12 plus F13 and which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught in Q1 Q2 upon R12 square and unit vector R12 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q1 Q3 upon R13 square into unit vector R13. Okay. The above calculation of the force can be generalized to a system charges more than 3 as shown in this equation. Okay. The principle of superposition say that the principle of superposition say that in a system of charges Q1 dash dash Q2 Q3 dash dash Qn, the force on Q1
coulomb. Okay, that is, it is unaffected by the presence of other charges q1, q3, q4, that is q3. So the total force F1 on the charges q1 due to all other charges is then given by the vector sum of the forces F12 plus F13 plus F14 plus dash plus F1n. Okay, this is F1n, and that is equal to F1, and we know that F1, which is equal to F12 plus F13 plus F14 plus dash plus F1n. Okay, and it is also equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 in bracket q1 into q2 upon r12 square unit cap r1 unit vector r12, similarly plus q plus q1 q3 upon r13 square into unit vector r13 plus q1 q4 upon r14 square into unit vector r14. Okay, plus dash so on, and we know that 1 upon 4 pi epsilon 0, and these are the summation of the charges subsequently, that is q1 q2 q1 q3 q1 q4 and so on. It means q1 is common as in every terms, so it will be written as summation of qi upon r square 1I into unit vector r1I. Okay, where I is equal to 2 to n. Okay, so this is the summation of all forces which is apply on a unit vector. Okay, so this is the magnitude of the forces between multiple charges. Okay, so this is the final formula for multiple charges. Okay, the vector sum is obtained as usual by the parallelogram law of addition of vector. All of electrostatic is basically a consequences of Coulomb's law and the superposition principle. Okay friends, so this is the derivation of the forces between multiple charges. Okay friends, you note down in your fair copy. Okay, thank you.